नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चला है बड़ी बहस का। आज बड़ी बहस में हम चर्चा करेंगे पीएम मोदी के उस बयान की जिसे 2024 के लिए ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। पीएम मोदी ने भोपाल से यूसीसी पर बड़ा बयान दिया है। पीएम ने साफ लहजे में कहा है कि समान नागरिक संहिता के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। देश दो कानूनों पर कैसे चल सकता है? तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। यानी पीएम मोदी के बयान के बाद समान नागरिक संहिता को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर से 360 डिग्री घूम रही है। सवाल यह है कि बात बात पर लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देने वाले ये मुस्लिम कट्टरपंथी आखिर यूसीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं? आज इसी मुद्दे को लेकर तमाम मेहमानों के साथ एक गंभीर चर्चा हम करने वाले हैं। एक बहुत बड़ा पैनल भी हमारे साथ मौजूद रहेगा क्योंकि इतना बड़ा और गंभीर यह विषय है और देश के लिए यूसीसी क्यों जरूरी है, यह भी इस चर्चा में आज आप जान पाएंगे। इसीलिए इस मसले को लेकर चर्चा करेंगे। सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको भी शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पीएम मोदी ने 2024 के रण के लिए शंखनाद कर दिया है। कार्यक्रम तो मेरा बूथ सबसे मजबूत का था, लेकिन पीएम के बयान से हड़कंप पूरे देश में मच गया। पीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। साथ ही पीएम ने 2024 की जीत का ब्रह्मास्त्र भी चल दिया। भोपाल से पीएम ने देश में समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा बयान दिया। पीएम ने साफ लहजे में कहा कि एक घर दो कानून से नहीं चल पाएगा। ठीक उसी तरह से एक देश में दो कानून नहीं चल सकते। जिसके बाद यूसीसी को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। पीएम का बयान आया तो विपक्ष सिरे से विरोध में उतर आया। विपक्षी दलों के बयान की भरमार हो गई तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम कट्टरपंथी भी इसके विरोध में उतर आए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्यों यूसीसी का विरोध हो रहा है, जबकि देश में संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को लेकर प्रावधान है। इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर किसी भी वर्ग विशेष के साथ होने वाले भेदभाव या पक्षपात को खत्म करना है। संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी कहा था कि यूसीसी जरूरी है, लेकिन बावजूद इसके यूसीसी का विरोध समझ से परे है। यूसीसी का विरोध करने वाले वही लोग हैं जो बात बात पर संविधान की दुहाई देते हैं। खैर, पीएम मोदी का ये बयान तब आया जब बीते दिनों ही लॉ कमीशन ने देश के नागरिकों से समान नागरिक संहिता पर उनसे लिखित सुझाव मांगे थे। बहरहाल, अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी के यूसीसी वाले दांव पर विपक्ष कौन सी चाल चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते,
मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। काम करता था मुस्लिम बेटी बहनों का, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा ये जो है बात है और बहुत बड़ी ये कार्य है, प्रधानमंत्री जी के एक साहसिक कार्य है। तो मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं, सरकार को बधाई देता हूं। और हमें लगता है कि मुस्लिम समाज के लोग जो जागरूक हैं उनको भी आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री जी के इस पहल को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा क्या हो सकता है जो आपके समाज के बेटी और बहनों को जो ध्यान देता है। बाकी तो और अनेक राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आई, वो सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करती रहे। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। ट्रिपल कानून तो पास भी हो गया, आप ले भी आए, शायद भूल जाते हैं आप। अब जरा सा आगे आइए, यूसीसी या जो आप कानून की बात कर रहे हो सबके लिए एक कानून हो, तो आप करें तो क्या करें? पूर्वोत्तर में साफ हो रहे हो, हिमाचल हार रहे हो, कर्नाटक बुरी तरह हार रहे हो, दिल्ली साफ हो रहा है आपका। जब चुनाव की किश्ती आपकी डूब रही है तो आप ध्रुवीकरण चाहते हो, सिर्फ ध्रुवीकरण और कुछ नहीं, और कोई सहारा नहीं है आपके पास। लाने दीजिए, जब वो लेके आएंगे, सदन में आएगा, उसका ड्राफ्ट हमारे सामने आएगा, तो हम उस पर पढ़कर हम प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, क्योंकि ये मोदी सरकार है, कहती कुछ है, करती। देखिए, प्रधानमंत्री जी को संभवतः उनके सलाहकार अच्छी सलाह नहीं दे रहे हैं आजकल। यूसीसी को पहले पढ़ना होगा ना प्रधानमंत्री जी। आप 21वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट को पन्ना दर पन्ना बिना किसी के सहयोग के पढ़िए, शायद सहयोगी आपका नुकसान कर देंगे। और जो हमारे संविधान सभा की बैठकों में उस पर जिक्र हुआ था, आप इसको डॉग विसिल बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, हिंदू मुसलमान का मसला ही नहीं है, ट्राइबल कस्टम्स का क्या करेंगे? विविधता भरा देश है ये, हिंदू धर्म के अंदर ही जितनी विविधता है आप उसको खत्म कर देंगे। तो यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता, यानी कि एक देश एक कानून, सरकार ने इस दिशा में कदम आगे बढ़ा दिए हैं और सरकार की पूरी कोशिश है कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इसको लागू कर दिया जाए। लेकिन कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी और कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। एक बहुत बड़ा पैनल फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ कौन कौन लोग मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह जी जुड़ गए, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी। इसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस की ओर से प्रखर सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मधु मुकुल त्रिपाठी जी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इसके साथ ही पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर अविनाश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो 2024 से पहले मोदी लाएंगे यूसीसी, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के प्रवक्ता प्रखर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मधु मुकुल त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट अविनाश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले प्रखर सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मेरा सवाल सीधा सा आपसे यह है कि यूसीसी को लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है इस मामले को? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल साफ कर दिया है, उन्होंने बाकायदा एक एग्जाम्पल दिया जिसमें उन्होंने कहा कि एक ही परिवार में और एक ही परिवार के सदस्यों के लिए क्या अलग अलग कानून हो सकते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है। तो जब देश एक है तो कानून अलग अलग क्यों? एक देश एक कानून, सही फैसला अगर लागू होता है तो। प्रखर जी, देखिए, किसी भी चीज का साथ या विरोध तब किया जाता है जब वो प्रत्यक्ष में मौजूद हो। कोई ड्राफ्ट है नहीं, कोई जब ड्राफ्ट नहीं है तो उस पर क्या बात करी जाए। अच्छा, बीजेपी ज्यादातर पोलराइजेशन की बातें करती है, पोलराइजेशन की राजनीति करती है। अच्छा, इनको क्या है, ये छत्तीसगढ़ हारने वाले हैं, ये मध्य प्रदेश हार रहे हैं, ये तेलंगाना हार रहे हैं, राजस्थान हार रहे हैं, तो 2000 तो हिंदू मुस्लिम करने लगे। अच्छा, 2024 में ये सब राज्य हारने के बाद किस मुंह से जाएंगे? दूसरी चीज, मणिपुर इनसे संभल नहीं रहा है, तो मणिपुर संभाल नहीं पा रहे। 9 साल से इनकी अच्छा गवर्नमेंट है,
9 साल से मेजोरिटी गवर्नमेंट है, अभी तक ये कोई ड्राफ्ट नहीं बना पाए हैं और बातें कर रहे हैं यूसीसी की। और मैं बीजेपी के प्रवक्ता से 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं कि यूसीसी लगाने का जो प्रयोजन है उसका मोटिव यह है कि सभी के लिए कानून समान हो, तो आरक्षण पर उनकी राय क्या है? दूसरी बात यह है, जिन राज्यों में डिफरेंट ट्राइबल्स रहते हैं या डिफरेंट सोशल कस्टम्स हैं, उनमें उनके डिफरेंट रीति रिवाज हैं जिससे शादी होती है, उस पर उनकी राय क्या है? आप पार्लियामेंट में जब भी ड्राफ्ट लाएंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद उसका विरोध या साथ देंगे। तीसरी चीज, बीजेपी की समस्या क्या है कि जब विदेश जाते हैं तो इनको वहां के मुसलमान बहुत अच्छे लगते हैं और हमारे जो इंडियन मुस्लिम है, जो हमारे भाई हैं, उनमें उनको मुगल नजर आता है, उनमें उनको बाबर नजर आता है, औरंगजेब नजर आता है। वहां की हम है, हमको इंडियन मुस्लिम ने अपने भाइयों में वीर अब्दुल हामिद नजर आता है, अशफाकुल्ला खान नजर आता है, कलाम साहब नजर आते हैं, मौलाना आजाद नजर आते हैं। तो ये मैं बस ये बात कहना चाहूंगा, जाती रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत की तिम तैसी। तो जिस दिन ये ड्राफ्ट लाएंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। नहीं, लेकिन प्रखर जी, आपको ये तो पता ही होगा ना कि लॉ कमीशन की ओर से बाकायदा आम जनता से और तमाम धार्मिक संगठनों से सुझाव मांगे गए, 1 महीने के भीतर लिखित में अपने सुझाव दें। आपको पता होगा, आपसे कुछ दिन पहले की बात है। और ड्राफ्ट देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी, जब हम पार्लियामेंट में किसी बिल पर चर्चा करते हैं तो ड्राफ्ट होता है। नहीं, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन धीरे धीरे कदम बढ़ाए जाते हैं ना भाई। चीजें अब उस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, ऐसे तो आगे बढ़ेंगे। अब सुझाव नहीं मांगते, नहीं, देखिए, अगर सुझाव नहीं मांगे जाते तो आप ये कहते कि आप बताइए आपने किससे पूछा? आप तो ये तानाशाही कर रहे हैं, आप जबरदस्ती ये कानून लेकर चले आए, आपने किससे पूछा? भाई मुझे अच्छे से याद है जब किसानों के लिए 3 कानून लाए गए थे तो आप ही लोग बार बार ये कहते थे ना कि क्या आपने किसानों की राय जानी इससे? क्या आपने किसान संगठनों से बात की इस बारे में? और अगर अब कोई सरकार ऐसा फैसला ले रही है, अगर लॉ कमीशन की ओर से, विधि आयोग की ओर से अगर जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं, अगर धार्मिक संगठनों से सुझाव मांगे जा रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि भाई लॉ कमीशन ही तो सुझाव मांग रहा है, अभी ड्राफ्ट कौन सा आ गया? तो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है ना। अरे किसान बिल की आपने बात करी तो एक ड्राफ्ट आया था ना, उस ड्राफ्ट का हमने विरोध किया था, काले कानूनों का। जिस दिन ये ड्राफ्ट देंगे, 9 साल से पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट है, आज तक ये ड्राफ्ट ही नहीं बना पाए। अगर इतना इनको मुद्दा पसंद था तो ड्राफ्ट बना लेते हैं। तो ये धोखा देते हैं, जिनका वोट लेते हैं उन्हीं के साथ। लाए ड्राफ्ट, चर्चा होगी पार्लियामेंट में। मगर अगर आप व्हाट्सएप मीडिया के तरीके, अगर आप सोशल मीडिया के किसी व्यक्ति के तरीके अगर आप बात करेंगे कि ये आएगा, अरे भाई आप गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट चलाना आपका काम है। मणिपुर आपसे समझ नहीं रहा है, आप ड्राफ्ट लाइए, हमसे चर्चा करिए, हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, कैप्टन आई सिंह जी जवाब दीजिए। कैप्टन आई सिंह जी जवाब दीजिए, आप ड्राफ्ट लाइए, उस पर हम चर्चा करेंगे, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देंगे। कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आपको अपने कहीं ना कहीं वोट बैंक की चिंता है, हिंदू वोट को पाने के लिए आप ये फैसला कर रहे हैं। आपका जवाब? मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैंने कहा हमने कभी ठीक है, प्रखर जी आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। जो हम जनता के हितों की बात करता हूं और जनता के हित की हम जो है ना, ये कानून है, ये भी जनता के हित में ही लेके आ रहे हैं। जब एक देश है, एक विधान है, एक निशान है, तो कानून भी एक जैसे होना चाहिए सबके लिए। एक देश में, एक घर में 2 तरह के कानून कैसे हो सकते हैं? ये तो कांग्रेस की सोच हो सकती है, बाकी हमारी पार्टी की, हमारे प्रधानमंत्री की ये सोच मंशा कतई नहीं है कि एक घर में रहकर अलग अलग कानून बनाए जाए। अब आप ये कह रहे हैं कि कहना ये कैसे बनेगा कि ड्राफ्ट लाए? बिल्कुल, इसका ड्राफ्ट भी तैयार है, आप निश्चित रहिए, ड्राफ्ट भी तैयार है और ड्राफ्ट भी हम लेके आ जाएंगे। अगर आप लोग जो है ना पहले सहमत तो रहे कि देश में कुछ अच्छा होने जा रहा है तो उस पर तो बात करें। और एक चीज आपने और देखी होगी, ये जब बार बार संविधान की बात करते हैं कि संविधान में, संविधान के हिसाब से काम चलेगा। आज संविधान में आपको ना मालूम हो तो आप संविधान पढ़े, आर्टिकल 44 में लिखा है इस बात का कि सामान्य नागरिक संहिता जरूरी है। और बाबा साहब अम्बेडकर जिसका लिखा हुआ संविधान की ये बार बार दुहाई देते हैं, उन्होंने भी कहा था कि यूसीसी बहुत जरूरी है। तो ये कहते हैं कि ना कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। तो जब इन्हें वोट बैंक के नजर एक समुदाय विशेष का आने लगता है तो इस तरह की ये बातें करते हैं। जबकि संविधान जब वोट नहीं दिखाई देगा
उस टाइम जो है ना संविधान की दुहाई देने लगे। अरे कहीं तो कम से कम ये ईमानदारी से देखो, आप लोगों की यही सोचे। आज मुस्लिम कंट्री देख लो ना, ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम कंट्री है, वो भी इस चीज को मान चुकी है। मगर हमारे देश में कुछ ऐसे सेकुलर बैठे हैं कि जो इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। मैं इनसे जानना चाहता हूं, आप कौन सा ड्राफ्ट लेके आए थे 1975 में? आपने आपातकाल लगा के सेकुलर शब्द संविधान में डाला था। कौन सा ड्राफ्ट लेके आए थे? आपने किससे सलाह की थी? कौन से संविधान में लाए थे? तो आप वही लोग हैं जिन्होंने देश को हरदम तोड़ने की कोशिश करी है। धारा 370-35 कश्मीर में लगाने वाली यही कांग्रेस है। इसने शुरू से ही देश को तोड़ने की बात की है। देश में 2 तरह के कानून बनाए, अब नहीं चलेगा। अब देश समझ चुका है कि कांग्रेस की मंशा क्या है, और देश का मुसलमान भी समझ रहा है कि कांग्रेस ने 70 साल में सिवाय उसको गुमराह किया है, उसको शिक्षा से वंचित रखा है, उसको सामाजिक रीति रिवाज से वंचित रखा है, सिर्फ उनको एक मुस्लिम जामा पहना के रखे और उनको यूज किया है। मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिस तरह से हमने मुस्लिम बहनों को न्याय दिलाया है, इसी तरह से हम ये यूसीसी लाके और पूरे हिंदुस्तान को एक कानून के दायरे में रखेंगे। ठीक है मधु मुकुल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए प्रधानमंत्री भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी बार बार ये डंडा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि यूसीसी लेकर आइए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो संविधान के मुताबिक भी ये बिल्कुल ठीक है, जिस बात का जिक्र कैप्टन आई सिंह जी भी कर रहे हैं कि आर्टिकल 44 में इस बात का प्रावधान है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं मधु मुकुल जी एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगा, और मैं आपसे ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसके पक्ष में है, और अगर संविधान के हिसाब से देखा जाए तो संविधान में भी इसका प्रावधान है। उसके बावजूद भी जो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, या कुछ जो राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं, और इसका विरोध आप उचित मानते हैं? क्या ये उचित है? अमित जी, ये मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आपकी आवाज, बोलिए सर। सर्वथा अनुचित है इसका विरोध जी। आप देखें, विरोध के जो स्वर उठ रहे हैं वो कौन उठा रहा है, देखने का विषय है। अब कांग्रेस के महाशय जो बोल रहे हैं, मुझे हंसी आ रही है। कई विषय पे मैं उसका उत्तर दूंगा। मैं बता दूं कि इनके आदि पुरुष ने जो भारत के आजाद होने के बाद हिंदू पर्सनल लॉ था, उसको तो उन्होंने रिमूव कर दिया, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ को एज इट इज रखा। तो इनकी पीड़ा ये है, जो इनका मुस्लिम प्रेम है वो खत्म हो रहा है। उसका प्रमाण आप देखें, कर्नाटका में एक मंत्री खुलेआम कह रहा है कि कोई गाय को ला रहा है या किसी जानवर को ला रहा है, काट रहा है, तो पुलिस उसको नहीं रोकेगी। अब बात आती है कि संवैधानिक है या गैर संवैधानिक। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात क्यों करते हैं? हमारा जो संविधान है, संविधान में कई भाग हैं। जैसे भाग 3 आपके संवैधानिक अधिकारों की बात करता है, वैसे ही भाग 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की बात करता है, जिसके बेस पर सरकारें न्याय बनाती हैं, कानून बनाती हैं। भाग 4 का आर्टिकल 44 अगर आप पढ़ेंगे जी, तो उसमें स्पष्ट निर्देश है कि भारत सरकार जो है वह संपूर्ण भारत में, केवल एक राज्य में नहीं, पूरे भारत में जहां जहां भारत का शासन है, वहां प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता का निर्माण करेगी और उसको लागू कराएगी। यह संवैधानिक प्रावधान है। ये न मोदी जी का प्रावधान है, न बीजेपी का प्रावधान है। अभी प्रलाप करने वाले लोग, अभी एक मैं सुन रहा था, ड्राफ्ट लाइए। अरे भाई, हर चीज का प्रोसेस होता है। ड्राफ्ट आपके घर में नहीं लेके चले जाएंगे, ड्राफ्ट पार्लियामेंट में रखा जाएगा, उसका डिस्कस होगा। अभी डिस्कशन के लिए नहीं रखा गया पार्लियामेंट। अपने ज्ञान को अपने पास रखिए, अपने पप्पू मत बनिए। मैं पप्पू नहीं हूँ, मत बनिए पप्पू। भाषा का प्रयोग ठीक करिए, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपनी भाषा मैं कह रहा हूँ, अरे पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, मैं जिम्मेदारी से भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। मेरे खिलाफ जाकर केस डाल दो। भाषा का प्रयोग ठीक करिए, अपने शब्द वापस कीजिए मिस्टर अमित। अगर आप नहीं इसको कर सकते तो मैं लीव कर देता हूँ। शब्द अगर इतना ज्ञान नहीं है, शब्द वापस लीजिए। प्रखर जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। प्रखर जी, भाषा का प्रयोग प्रखर जी मैं आऊंगा आपके पास। मधु जी, मधु मुकुल जी अपनी बात रख लें, मधु मुकुल जी अपनी बात रख लें, उसके बाद मैं आ रहा हूँ आपके पास। प्रखर जी जो बोल रहे ना, उनकी बात पूरी हो जाए, उसके बाद मैं आपके पास लौट रहा हूँ। बोलिए आप। हाँ, प्रलाप करने वाले व्यक्ति जी, देखिए अमित जी, प्रलाप करने वाले लोग संवैधानिक राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। मैंने आज तक अपने जीवन में
फंडामेंटल जो ड्यूटीज जी। हैं उसके विषय में नहीं सुना। उसका सपोर्ट करने वाले लोग आज संवैधानिक प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। खैर एनीवे, आप देखिए किसी भी देश का विकास, किसी भी न्याय प्रक्रिया का संचालन जो होगा वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से होगा। हम कोर्ट में हैं, हम देखते हैं न्यायालयों पर कितना बोझ है। न्यायालयों को अलग अलग कानूनों के तहत, एक चीज मैंने भी किया, एक चीज थर्ड आदमी ने किया, दोनों का निस्तारण माननीय न्यायालय को करना है। लेकिन चूंकि प्रक्रिया अलग अलग है, अलग अलग प्रावधान है, तो वहां व्यवधान पैदा होते हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रियाओं को सुचारू करने के लिए बार बार भारत सरकार को सूचित करती है, आदेशित करती है कि समान नागरिक संहिता का यथाशीघ्र यहां पर एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब इस चीज को आदेश दे रहा है और हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज में जो पार्ट 4 आर्टिकल 44 में निहित है, नया नहीं है, निहित है, अगर जैसे अभी हमारे बंधु कह रहे थे तो इसको संविधान संशोधन के द्वारा उड़ा देना था। कई संविधान संशोधन किया, कई बार आपको याद होगा माननीय राजेंद्र प्रसाद जी के अधिकारों को कम करने के लिए पहला संविधान संशोधन लाया गया। कर देते ना, क्यों नहीं किया? हाँ, मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल मैं आप ही के पास आ रहा हूँ सर, मैं आप ही के पास लौट रहा हूँ। होता क्या है, जब संवैधानिक प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधानों के तहत अगर कोई सरकार भारत के उत्थान के लिए, भारत के नागरिकों को एक समान अवसर देने के लिए, भारत के नागरिकों का प्रत्येक प्रकार का ध्यान रखने के लिए एक दृष्टि से करना चाहती है, उसमें कोई बुराई तो मुझे नहीं लगती। बिल्कुल सही बात सोचें, माननीय एक मिनट, एक विषय मैं और लूंगा। जल्दी से सर, जल्दी से। कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट और सही बात कही कि एक ही परिवार में अगर आपके 3 बच्चे हैं, क्या आप तीनों के लिए अलग अलग नियमों और कानूनों की व्यवस्था करेंगे? क्या नहीं करेंगे, क्योंकि परिवार का संचालन बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है, संवैधानिक प्रावधान है, आना चाहिए। ठीक है सर। लेकिन अविनाश जी, आप कैसे देख रहे हैं इस मसले को? क्योंकि विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी को हिंदू वोट दिख रहा है और हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने के लिए वो ऐसा कदम उठा रहे हैं, वो भी 2024 से पहले। दूसरा, बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि मुस्लिम अपीजमेंट की जो राजनीति आप लोग करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि इसका विरोध करना आपके लिए बहुत जरूरी है और इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं। यानी कि जो आरोप प्रत्यारोप हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई में यूसीसी समय की मांग है, देश की जरूरत है? बिल्कुल, अगर देश के 75वें साल में अगर हम यूसीसी के मसौदे पे बात कर रहे हैं तो ये मांग नहीं, ये बहुत लेट हो चुका है। नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिस मसौदे का इंतजार कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी गोवा में चल रहा है। गोवा एक माइनॉरिटी स्टेट है पर वहां तो चल रहा है। ये हिंदू मुस्लिम कर्नाटक इलेक्शन के बाद जब से इनको मुसलमान का वोट मिला है, इन्होंने ये गांठ बांध लिया है अपोजिशन के साथ, सारे अपोजिशन, कि हमें मुसलमान करना है। और मैं मुसलमान से पूछना चाहता हूं, क्या है तुम्हारा मुकम्मल इस्लाम? अगर जब क्रिमिनल प्रोसीजर होता है तब कहते हो नहीं हम आपके साथ रहेंगे, अब जब सिविल प्रोसीजर होता है तो नहीं हम अलग रहेंगे। रिजल्ट आया नहीं, मगर छत्तीसगढ़ का रिजल्ट कांग्रेस के प्रवक्ता को पता है। अभी रिजल्ट आया नहीं मध्य प्रदेश का, पर उनको रिजल्ट पता है। राजस्थान आया नहीं, उनको पता है। और यूसीसी जो 75वें साल में जिसके बारे में बात हो रहा है, जिसमें कई स्टेट में कानून बना हुआ है, सक्सेसफुली चल रहा है, उसके बारे में ये मसौदे का इंतजार कर रहे हैं। शर्म करो कांग्रेस, शर्म करो कांग्रेस, शर्म करो कांग्रेस। देश की पार्लियामेंट से कोई कानून पास होगा, ऐसे हो तो आप आपके जितने स्टेट में है उसमें पार कर लीजिए। अगर मुसलमान के हितैषी हो तो जाके मुसलमान से पूछो कि अगर तुम्हारा मुकम्मल इस्लाम है तो क्यों बोलते हो? शराब पीने पे घोड़ा खाओ, चोरी करने पे हाथ कटवाओ, किसी नागरिक में दिक्कत है तो यहाँ की अपनी प्रॉब्लम है, चोरी करने पे हाथ कटवाओ, फिर उसमें क्रिमिनल प्रोसीजर क्यों चाहिए? यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म क्रिमिनल प्रोसीजर चाहिए तो उसी बस पे यूनिफॉर्म सिविल कोड भी चाहिए। और मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा है, सबसे बड़ी गलती मोदी जी ये कर रहे हैं
ड्राफ्ट आपको स्वयं पता नहीं और आप बातें कर रहे हैं। मुसलमान का साथ इस देश को कभी नहीं मिलेगा। जो कट्टरवादी मुसलमान है, जो 90% मुसलमान कट्टरवादी है, वो कभी इस देश का साथ नहीं देंगे। जो इस्लाम के जो कट्टरवादी लोग हैं, वो इस देश का साथ कभी नहीं देंगे। वो गजवाए हिंद के बारे में सोच रहे हैं, उनको अचरज लग रहा है कि ये यूसीसी के बारे में कैसे बात कर रहे हैं। वीर हामिद का नाम ले रहे थे ये, इनसे पूछिए 100 साल जब पूरा हुआ वीर हामिद का और उनके गैलेंट्री अवार्ड का, कितने के सूरमा, सेकुलर के सूरमा उनके घर, सिर्फ भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ता गए थे वहां पे। ये झूठ बोलती है कांग्रेस। कांग्रेस ने 70 साल इस देश को पीछे धकेला है। कांग्रेस ने 70 साल मुसलमानों को नीचे रखा है। कांग्रेस ने 70 साल ये देखा है कि मुसलमान के बच्चे न पढ़े न लिखे, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है कांग्रेस ने। ठीक है सर, समय मेरे पास नहीं बचा, समय नहीं बचा। कैप्टन आई सिंह जल्दी से, कैप्टन आई सिंह जी जल्दी से एक आखिरी कमेंट आपका, जल्दी से। ठीक है बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा आपके पास। हाँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि देश में आज आवश्यकता ही है, इसकी बहुत आवश्यकता है कि एक कानून होना चाहिए। जो हमारे यहाँ संविधान एक है, झंडा एक है और हम सब एक, जब कह रहे हैं कि हम सब एक है, एक परिवार है, एक हिंदुस्तान में रह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, तो और इसीलिए एक देश में एक ही कानून चलेगा। ठीक है, समझ गए मैं क्या कहना चाह रहे हैं आप। मधुमुकुल जी जल्दी से आखिरी 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। मधुमुकुल जी, ठीक है, मैं आऊंगा सर, सबके पास आऊंगा जल्दी से। हाँ मधुमुकुल जी, आखिरी कमेंट आपका। मधुमुकुल जी बोलिए आप। अमित जी बोलिए मधुमुकुल जी, समय अमित जी, हाँ बोलिए। अमित जी अभी, अरे रुक जाइए कैप्टन आई सिंह जी प्लीज, अब उनको बोलने दीजिए ना, समय नहीं है मेरे पास, मुझे वाइंड अप करना है सर, प्लीज जल्दी से। हाँ बोलिए आप बोलिए आप मधुमुकुल जी, आप बोलिए। अगर आप वेट करेंगे तो समय नहीं बचा। देखिए अमित जी, दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने इस देश के जी आजादी से ही एक अपना उद्देश्य रखा कि हिंदुओं को दबाओ और मुसलमानों को बिल्कुल ज्यादा उनको एनकरेज करो। हमें थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है। अभी हमारे महाशय ने 5 नाम लिए, ओसामा जी, अल जवाहिरी जी और जितने भी आतंकवादी रहे वो सारे जी इनके परम प्रिय रहे। आपको याद होगा कि सोनिया जी आतंकवादियों के एनकाउंटर पर रो पड़ी थी, लेकिन चलिए सर, माफी के साथ आप सभी को रोक रहा हूं, माफी के साथ आप सभी को रोक रहा हूं। मेरे पास समय इतना ही है, मुझे समय इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं आगे इस डिबेट को आगे बढ़ाऊं। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यूसीसी जो है वो समय की मांग है, वो देश की जरूरत है। और यूसीसी को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उसी बात का जिक्र आज पीएम मोदी अपने संबोधन के दौरान कर रहे थे, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये धर्म विशेष को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यूसीसी का धर्म और जाति से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। यानी कि सभी धर्मों के लिए एक समान कानून, हर नागरिक के लिए इस देश के अंदर एक कानून होना चाहिए। इसी दिशा में केंद्र सरकार लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रही है, और यही वजह है कि आपको किसी भी भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। यूसीसी इस देश की सबसे ज्यादा और सख्त जरूरत है। देर से ही सही, लेकिन सही दिशा में अच्छा कदम सरकार की ओर से उठाया गया है। और 2024 से पहले अगर देश के अंदर यूसीसी लागू होता है तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।